एलजीबीटी समुदाय को काफ़ी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। फैमिली प्रेशर, कमिंग आउट, रिलेशनशिप में इश्यूज, ब्लैकमेलिंग, एक्सटॉर्शन, ऐसे काफ़ी चीज़ें हैं या फिर ऐसे काफ़ी प्रॉब्लम्स हैं जिससे डील करते वक्त उन्हें अपनी ज़िंदगी जीनी पड़ती है। आज हम जाएंगे और मिलेंगे एक ऐसे इंसान से जिन्होंने इन सारे प्रॉब्लम्स का सामना किया है। लेट्स मीट प्रांजल शुक्ला हु हैड फेस रिलेशनशिप इश्यूज विद हिज पार्टनर और उसमें ब्लैकमेलिंग और एक्सटॉर्शन जैसी चीज़ें इन्वॉल्व है। जब उन्होंने अपने माँ बाप को बताया कि वो बाइसेक्सुअल है तो एक नया फैमिली स्ट्रगल उनके सामने खड़ा रहा। आज हम हैं प्रांजल के साथ। So प्रांजल, प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। मेरा नाम प्रांजल शुक्ला है और मैं कानपुर उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता हूँ। और मेरी पैदाइश, परवरिश, पढ़ाई सब कुछ कानपुर में ही हुई। और मेरा बचपन बहुत खूबसूरत रहा है उस लिहाज से। मेरे माँ बाप हर चीज को लेकर के मुझे बहुत सपोर्टिव रहे हैं। और कभी भी उन्होंने किसी चीज की कमी या खामी महसूस होने नहीं दिया मुझे। तो मैं जो भी बोलता था वो मेरे लिए उससे पहले ही हाजिर रहता था। तो और ना सिर्फ माँ बाप बल्कि मेरे जितने भी रिलेटिव्स रहे, मेरे ग्रैंड पेरेंट्स हों या फिर मेरे अंकल आंटी कजिन, सब ने मुझे बहुत सपोर्ट किया हमेशा बचपन में। मैं क्योंकि टिपिकली घर का सबसे बड़ा रहा हूँ तो मुझे बहुत ज्यादा प्यार और बहुत स्नेह मिला सबसे। तो कभी जब आपको रियलाइज हुआ कि आप थोड़े अलग हैं दूसरे लोगों से, तो वो क्या जद्दोजहद की, वो व्हाट वाज दैट स्ट्रगल दैट यू हैड गॉन थ्रू? उस वक्त ये मुझे जब मैं अपने टीनेज में था तब मुझे ये महसूस हुआ, मुझे मतलब अंदर से लगना शुरू हुआ कि कुछ तो है जो मैं अलग हूँ। क्योंकि क्या है कि जब हम टीनेज में होते हैं, जब हम स्कूल में होते हैं, तो वहाँ पे जब आपकी प्यूबर्टी एज के बाद बच्चों के रिएक्शंस होने लगते हैं तो आप कोई लड़कियों को देख करके बोलना, कमेंट्स पास करना, ये सब चीजें बहुत ज्यादा होने लगती। मेरे साथ क्या होता था कि मैं कंफ्यूज रहता था कि यार ये मेरे साथ मतलब मुझे लड़कों की तरफ भी अट्रैक्शन हो रहा है और लड़कियां भी अच्छी लग रही हैं, तो मुझे है क्या, मतलब मैं ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ? मुझे समझ में नहीं आता था। और उस टाइम इन सब चीजों के बारे में कोई अवेयरनेस थी भी नहीं। तो अभी इतना एलजीबीटी वगैरह इतना अवेयरनेस आ गई है। वो जमाना जो था उसमें उस वक्त शायद स्मार्टफोन नए नए आए थे या बहुत ज्यादा पॉपुलर भी नहीं थे, तो इतना ज्यादा प्रोग्रेसिव जमाना था नहीं। और कानपुर जैसी सिटी से अगर आप बिलोंग करते हो, एक टिपिकल एटमॉस्फेयर में आप रहते हो, वहाँ पे आपके पेरेंट्स हैं, सोसाइटी है, उस जमाने में आप वो थिंक कर ही नहीं सकते, उस सोच तक पहुंच नहीं सकते। आपकी एज क्या थी जब आपको पहली बार रियलाइज हुआ? 13-14 की एज से मुझे लगना शुरू हो गया था कि समथिंग इज, तब तो मुझे लगता था समथिंग इज टेरिबली रॉन्ग इन मी, बट व्हाई आई एम बिहेविंग लाइक दिस, व्हाई आई एम डूइंग दिस, व्हाई, मतलब मुझे अट्रैक्शन इस तरफ क्यों जा गिल्टी फील हुआ आपको कि यार? हाँ, शुरू में काफी गिल्ट लगता था क्योंकि जब शुरू में मैंने जिस पे थोड़े बहुत अपनी तरफ से रिसर्च करनी शुरू की। अच्छा। तो जब रिसर्च करनी शुरू की तो मैंने ज्यादातर तो एक तो क्योंकि हमारे समाज में, माशरे में शुरू से ही इन सब चीजों को लेकर के नेगेटिव बातें पहले ही से फैली हुई है। तो किसी को भी गाली दे दी तो बहुत आसान है किसी को इस तरीके से मीठा बोलना, गुड़ बोलना, और बहुत टिपिकली गाली जो मैं कभी दे नहीं सकता वो भी आराम से दे दी जाती है, चिड़ा चक्का। तो उस वक्त जब मुझे ये फील हुआ कि यार ऐसा तो नहीं, मेरे साथ भी ऐसे ही हो, तो मैंने उस चीज से गिल्ट फील लेना शुरू किया अपने आप को। जब मैंने पहली बार गे पॉर्न देखा उसके बाद भी मैंने ये मुझे ऐसी गिल्ट हुई कि मैं गलत तो नहीं कर रहा हूँ। कुछ ऐसे मेरा एक दो दोस्त थे जिनको इन बारे में पता था या उनको अंदाजा था, लेकिन वो मुझे कभी इस बारे में बात नहीं करते थे, तो मैं भी उनको कभी इस बारे में बात नहीं किया, उनसे आज तक नहीं की। तो ये सारी चीजें मेरी लाइफ में उस वक्त चल रही थी जब तक मैं बॉम्बे आया, और उसके बाद से मेरी लाइफ थोड़ी अलग टर्न लेना शुरू हुई। और तब मैं 2014 में बॉम्बे आया। तो मैं बॉम्बे आया तो मैं तब 21 साल का था। तो मैं उस वक्त बॉम्बे आया और बॉम्बे में आकर के मैंने एक इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया जहाँ फिल्म मेकिंग का कोर्स था, तो वहाँ पे मैंने शुरू किया। तो वहाँ पे मेरी मुलाकात एक जनाब से हुई। तो वो जो थे वो उन्होंने पहले तो मुझे लगा ही इज नॉट अ गुड गाय, मुझे पहले ही लगा,
बिकॉज उसका तरीका बहुत खराब था। फिर मुझे लगा कि देखो हर किसी का बैकग्राउंड अलग होता है, मैं अलग बैकग्राउंड से हूँ, हमारे यहाँ बहुत तहजीब से बात करते हैं ना, और तू तड़ाक नहीं करते, लेकिन यहाँ का बैकग्राउंड अलग है। मुझे रियलाइज हुआ कि बॉम्बे का अलग स्लैंग है। फिर मैंने धीरे धीरे कोप अप करना शुरू किया, तो उसने धीरे धीरे मुझ में इंटरेस्ट शो करना शुरू किया। तो अब वो मेरा समझ लो कि आप पहली बार इस तरीके से कुछ बिल्डअप हो रहा था, तो वो एक चीज बिल्डअप हो रही थी, एक प्यार सा बिल्डअप होने लगा, पहली बार आप इमोशनली अटैच होने लगा सेक्स को लेकर के भी, और प्यार को लेकर के, किसी ह्यूमन को लेकर के मैं इतना इमोशनली अटैच होना शुरू हुआ। फिर जब हम पहली बार इन्वॉल्व हुए उस तरीके से, और उसके बाद फिर मेरा बहुत ज्यादा है, पहली बार में होने के बाद भी और उसके पहले, और वो इतना ज्यादा इन्वॉल्व हो गया कि फिर मुझे लगा कि अब ये मेरी जिंदगी से जाना नहीं चाहिए। और उसका वो मैं गलत था उस जगह, मैं ये एक्सेप्ट करता हूँ, क्योंकि मैं नहीं समझ पा रहा था कि ये बंदा क्या सोच रहा है, और मैं नाइव भी था काफी, मुझे ये मालूम नहीं था कि एग्जैक्टली ये इसके मन में चल क्या रहा है। और फिर उसको जब ये मालूम पड़ा, तो उसने पहली बार में भी बहुत सारी बाद में ऐसी हरकत की जो मुझे काफी दुख पहुंचा उन हरकतों से। लेकिन फिर वो आता था, पैचअप करता था, सॉरी बोलता था, और मैं क्योंकि इतना ज्यादा उसके प्यार में पागल हो गया था कि मैं सोचता था कि अरे यार ठीक है, गलती सबसे होती है, तो ठीक है जाने दो। और फिर धीरे धीरे उसने मेरा फायदा उठाना शुरू किया, खासतौर पे पैसों से लेकर के। तो पहले वो पैसों को बहुत मुझे फर्क नहीं पड़ता कि कोई मुझे पैसों से मतलब वो ये करे, लेकिन वो पैसा भी लेता था मुझसे, और उसके बदले में मुझे एक ऐसी सिचुएशन में रखता था कि कंट्रोल एक, मैं कभी किसी से मिलने जा रहा हूँ या कहीं पे जा रहा हूँ, तो अगर वो जैसे उसकी जॉब थी, मैं उस टाइम जॉब पे नहीं था, तो वो जब जॉब पे जाता था दिन में, तो मैं अपने किसी फ्रेंड के घर अगर चला गया, तो वो रात को पूछता था क्यों गए थे, किसने कहा तुम आजकल बहुत ज्यादा उसके यहाँ पे जाने लगे हो, और मैं तुम्हारी हरकतें ठीक नहीं है। तो मैं कहा भाई मेरा उसके बीच में ऐसा कुछ नहीं है। फिर तो उससे मुझे लगता था कि शायद वो पॉजिटिव है मुझे लेकर के, इसलिए वो ऐसा करता है। मार्च में क्या हुआ कि उसने कहा कि मुझे घर जाना है, मेरा एग्जाम है, मुझे फॉर्म भरना है, और उसका एक्चुअली वो किसी लड़की से बात कर रहा था ऑलरेडी फोन पे। तो एक दिन ऐसे ही बैठे बैठे वो रोने लगा कि अरे मेरी जिंदगी ऐसी है, मैंने कभी तक कोई पढ़ाई नहीं की, कुछ है नहीं मेरी जिंदगी में, क्या होगा क्या नहीं होगा, मुझे घर जाना है, पढ़ाई कंप्लीट करनी है, सिर्फ एग्जाम में फॉर्म भर के मैं आ जाऊंगा, मैं यहाँ रहूंगा, लेकिन डिस्टेंस लर्निंग करूंगा। तो मैंने कहा ठीक है भाई चले जाओ। तो उसने कहा कि मुझे थोड़ा पैसे दे दो, तो मैंने उसको कहा मेरे पास ज्यादा पैसे है नहीं, क्योंकि मुझे भी मेरे घर से पैसे मिलते थे, उतने ही मिलते थे जितना मुझे जरूरत है। तो उसने मुझसे कहा मुझे ज्यादा नहीं, तुम 1000 रुपए दे दो। तो मैंने किस तरह उसको 1000 रुपए दिए। देन उसने कहा कि तुम मुझे अपना फोन भी दे दो, क्योंकि मेरे पास फोन नहीं है, तो मैं कैसे जाऊंगा, रास्ते में किसी से बात करनी होगी तो मेरी दिक्कत हो जाएगी, तुम तो यहाँ हो, तुम्हारे साथ दूसरा बंदा है, उसका फोन यूज कर लेना, और एक दिन मैं जाऊंगा, मैं या तो एक हफ्ते में रिटर्न आ जाऊंगा, अगर मेरा प्लान नहीं होता तो मैं फोन भेज दूंगा, कोशिश कर दूंगा, तो तुम्हें फोन मिल जाएगा। और मैंने कहा ठीक है, और मैंने दे दिया वो फोन। एंड आई रिमेम्बर मैं उसको छोड़ने भी गया सीएसटी स्टेशन तक, और वो उस दिन गया, और उसके बाद उसने कहा मैं फोन पहुंच के कॉल करूंगा। फिर जब मैं पहुंचा उस दिन, तो उसका मुझे कॉल आया, और उसने कहा मैं पहुंच गया, सब अच्छे से है, और तुम ठीक हो। मैंने कहा तो अच्छे, थोड़ी बहुत बात हुई, फिर फोन कट हो गया। फिर 3 दिन तक कोई कॉल नहीं, 4 दिन तक कोई कॉल नहीं। मैं सोचू क्यों नहीं कॉल आ रहा, मैं कॉल लगाने लगा, उठे ना कॉल, फोन कोई पिकअप नहीं कर रहा था, अगर कोई पिकअप भी करता तो थर्ड पर्सन कोई पिकअप करता था। फिर एक दिन उसका कॉल उठा, और कॉल उठने के बाद जैसे मैंने थोड़ी बहुत बात शुरू की, तो उसने मुझे बहुत निगेटिव और बहुत बुरी बुरी गंदी गंदी बातें बोली, जो कि मैं शायद अभी सोचना भी नहीं चाहता उन बातों के बारे में। और बहुत मतलब मुझे लगा कि यार ये क्या, मतलब मैंने अभी इसके साथ हाँ कि ये इतना अलग हो गया अभी, जबकि मुझे लगा कि यार मेरे ही पैसों पे ये उधर गया, मैंने इसको हेल्प की सबके लिए, ठीक है, इतने दिन ये मेरे साथ रहा, और अभी मुझको इतना गाली दे रहा, वो भी मेरी क्योंकि वो गालियां जो थी वो सेक्सुअलिटी को लेकर के थी एक तरह से, ठीक है।
कि जिस तरीके से टिपिकल बोला जाता है आपको जी और मतलब यू नो दैट वी ऑल नो दैट कि किस तरीके की गालियां दी ये जाती हम खुलेआम बोल सकते हैं कैमरा पे। That's हाँ okay. तो ओके मुझे पता है कि हाँ। गाली दी जाती है तो वही गांडू बोलना है या कि भड़वा है तू और तुझे मतलब तू ऐसे करेगा सबके साथ और तू कुछ नहीं कर नहीं सकता और तुझे सब ऐसे तुम लोग होते ही इसी लायक हो, तुम लोग के साथ यही होना चाहिए और मैं मर दूं मैं चाहे जो करूं, ये सारी चीजें वो था वो उसने बोली। तो ये मुझे बहुत मतलब मैं उस दिन मैं कभी बताता भी नहीं था, मैं रूममेट से किसी में मैं रोता था, अकेले में मैं रो लेता था, किसी से कुछ बोलता नहीं था ये बातें। फिर क्या हुआ कि मेरा रूममेट चला गया छुट्टी पे 2 महीने के लिए घर, मैं अकेला था। उस दौरान मुझे एक टीवी शो था उसमें थोड़ा असिस्टेंट का काम मिला तो मैं वो सब करने लगा। उस दौरान फिर से उसका फोन आया और क्योंकि मैंने थोड़ा फेसबुक पे अपडेट किया तो शायद उसने फेसबुक से चेक किया, उसका फिर फोन आया, उसको लगा कि ये कहीं पहुंच गया शायद से, मतलब किसी लेवल पे है। तो उसने कहा कि शायद से अब मुझे फिर से, क्योंकि वो ही वांटेड टू बी बिकम अ सिनेमेटोग्राफर। उसका मुझे फोन आया, अरे यार सॉरी ये है वो है, मैं बहुत माफी चाहता हूँ, मैंने बहुत गुस्से में बोल दिया। फिर वो कहानियां बता देता था कि यार घर में ऐसा हुआ वैसा हुआ, लड़ाई हुई झगड़ा हुई, ऊपर से तुम्हारा फोन पे फोन आ रहा था इसलिए मैंने गुस्से में ऐसी बात बोल दी, मैं बोलना नहीं चाहता था। फिर मैं पसीज गया थोड़ा कि चलो शायद से बदल गया है। ओके। फिर उसने कहा कि मैं 20 तारीख को मैं 12 या 13 जून को वापस आ जाऊंगा, ऐसा उसने बोला मुझे। फिर मैंने जब वो तारीख आई तो मैंने उसको कॉल करना शुरू किया, अब तभी उसके कॉल नहीं उठ रहे थे। फिर उसके एक फ्रेंड का नंबर था मेरे पास, मैंने उसको पूछा, उनको उसने कहा मुझे भी वो बहुत दिन से मिला नहीं, उसके बारे में पता नहीं। देन वन डे आई कॉल्ड हिम एंड हिज फादर पिक अप द फोन एंड ही सेड अभी तो वो है नहीं, मैं घर पहुंच के उससे बात कराता हूँ। मैं पहुंचा, बात किया तो बोला हाँ क्या है, तो जैसे नॉर्मल उसने बात की, उसे कुछ बताया ही नहीं और थोड़ा 1-2 लाइन बोलने के बाद कॉल कट कर दी। फिर मैंने उसको कॉल किया, फिर उसने फिर वही सारी हरकतें की जो उसने मुझे अप्रैल में बोला हुआ था, जो गाली गलौज की थी वो सब की थी, वो भी फिर लेकिन मैं इतना पागल था, मैं खुद को कहूंगा ये कोई भी अगर इस चीज में ट्रैप में पड़ता है ना तो उसकी भी गलती, उसको भी थोड़ा अपने दिमाग से सोचना चाहिए कि वो सही जा रहा है या गलत जा रहा है। किसी के प्यार में इतना भी अंधा नहीं होना चाहिए। तो उसके बाद मैं फिर ये सोचा अब क्या होगा, अब तो मतलब ही इज गॉन और मेरे ऐसा था कि मेरी जिंदगी खत्म हो गई कि अगर अब मेरे इसके आगे कुछ है नहीं, और ऐसा लगता था कि हाँ कि अभी मैं मर जाऊं, सुसाइड कर लूं और मैं किधर जाऊं, अगर मैं अपने पेरेंट्स को भी नहीं बता सकता। फिर उसने ऐसी बातें बोली थी कि ये तेरे माँ बाप को पता चलेगा तो वो क्या सोचेंगे, वो डूब मरेंगे जाकर के और ये है वो है। और टिपिकली मुझे वो फील भी होता था कि भाई मेरे माँ बाप वैसे ही भले से बहुत ज्यादा खुली सोच के, लेकिन इस मामले में तो इतना खुले हैं नहीं, तो वो उनपे वो क्या सोचेंगे अगर उनको मेरी इस बातों का पता लगेगा। फिर मैं काफी इस कश्मकश में था। उस दौरान मेरे माँ बाप आते थे, रहते थे मेरे साथ, बिकॉज मेरी जो चाची उनका ट्रीटमेंट चल रहा था, तो उनको ये टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल है तो वहाँ पे उनको कैंसर हुआ था, अभी तो वो ठीक है, तो उसका उनका ट्रीटमेंट चला था, तो वो लोग आते थे, रहते थे, रिलेटिव्स सब। और लेकिन मैं शेयर नहीं कर पाता, बट मेरी सेहत डाउन हो रही थी धीरे धीरे, काफी डिप्रेशन, हाँ उस इट वाज सॉर्ट ऑफ डिप्रेशन में एक दोस्त में, काफी सेहत मेरी डाउन हो रही थी। उसके बाद मेरे मम्मी ने कहा कि तुम थोड़े दिन के लिए कानपुर चलो, क्योंकि तुम इतने कमजोर हो गए हो, यहाँ पे ना तुम कुछ खा रहे हो पी रहे हो, उल्टियाँ हो रही है तुमको, इतना सब कुछ है, क्या बात है, तुम चलो कानपुर। उनको लगा थोड़ा यहाँ पे एटमोसफेयर नहीं वैसा मिल पा रहा है, थोड़े दिन चलेगा कानपुर में रहेगा तो ठीक हो जाएगा। मैं गया, थोड़े दिन रहा हुआ, फिर मैं वापस आ गया। उसके बाद वापस आने के बाद फिर यहाँ पे रहने लगा, बट वो सारी चीजें मेरे मन में अभी भी थी। और उसका मुझे जुलाई में ये पता भी लग गया था कि ही गॉट मैरिड टू समवन, उसके या टू अ गर्ल, एंड उसके फेसबुक उसके भाई के फेसबुक पेज से मुझे ये पता लगा कि उसकी शादी हो गई। देन नवंबर में उसने मुझे कॉल किया एंड ही कॉल्ड मी एंड मैं सो ही रहा था और सोते सोते उन्होंने कहा कौन, तो उसने कहा पहचाना नहीं मुझे, तो मैं पहचान गया, आवाज कौन भूल सकता, तो वो मैं पहचान गया। तो मैंने कहा क्या हुआ, तुमने क्यों फोन किया।
तो बोला अरे यार सॉरी, फिर उसका वही रात शुरू हो गया सॉरी का, और मुझे माफ कर दो और ये कर दो। मैंने कहा अब तो तुम्हारी शादी हो चुकी है ये सब, तो बोले ठीक है ना, फिर भी हम दोस्त तो रहेंगे ना, दोस्ती कर लेते हैं हम, वो चीजें पे नहीं जाते हैं, हम फ्रेंड एज अ फ्रेंड रहते हैं, दुश्मनी बुला करके किसी भी कोई भी मन में ऐसा कुछ नहीं रखते, दुश्मनी बुला करके रहते। तो मेरी वाइफ से बात करना चाहूँ, वाइफ से मैंने कहा नहीं मुझे तुम्हारे वाइफ में कोई इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है, मुझे किसी से बात नहीं करनी, और प्लीज गेट रिड ऑफ, मुझे ज्यादा कोई ये है नहीं। फिर मैंने लेकिन अपनी तरफ से उसको कॉल करने की कोशिश नहीं की उस वक्त। फेसबुक पे कभी कभार मैसेज वो भेजता था, मैं रिप्लाई दे देता था। फिर जनवरी में मेरी मुलाकात एक मेरे दूसरे फ्रेंड से हुई। सो वो मतलब ही इज वेरी गुड इन टू टैकलिंग पीपल, और उसको मालूम है कि चीजें क्या है, दीन दुनिया के बारे में उसको काफी खबर है। तो हमने एक प्रोजेक्ट के साथ में काम करना शुरू किया। तो उस दौरान भी ये सारी चीजें थी मेरे मन में, और वो एकदम से काम केम आउट हुआ कि हम कानपुर में थे, वो उस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे, और हमारे बीच में अनबन भी काफी, और उसने फिर मुझे बैठाना साइड में, उसने कहा तुम्हारे मन में कुछ तो बात है, तो सो टेल मी। और मुझे भी ये लगा कि अगर शायद मैं दुनिया में इस वक्त में जितने लोगों को भी जानता हूँ, अगर मैं किसी को ये बात बता सकता हूँ तो यही पर्सन है, क्योंकि ये मेंटली खुला हुआ है, इसके वैसे नेगेटिव थॉट्स नहीं है, टिपिकल बैकग्राउंड भले से हो इसका, लेकिन ये खुद टिपिकल नहीं है, माइसोजिनी सोच नहीं है इसकी, मेल शॉमिनिस्ट सोच नहीं है इसकी। तो फिर मैंने उसको अपने बारे में सारी डिटेल बातें बता दी। उसने मुझसे सिर्फ एक बात बोली, देख तेरी सेक्सुअलिटी अलग चीज है, तेरा काम अलग चीज है, दोनों को मिक्स मत कर, पहली बात। दूसरी बात कि जो तू है वो तू खुद को एक्सेप्ट कर और एंजॉय कर, जैसी जिंदगी है वैसा खुश रहे, खुश रख अपने आप को, और किसी से भी कभी भी इन्वॉल्व हो तो इतना इमोशनल इन्वॉल्वमेंट मत कर कि वो तुझ पे हावी हो जाए। कभी भी अपने आप पे किसी को हावी मत होने, अपनी डिग्निटी का ख्याल रख, अपने वजूद का ख्याल रख कि यू आर समथिंग, और सेल्फ रिस्पेक्ट का ख्याल रख। मेरे माँ बाप ने फिर जिनको लगा कि कोई प्रॉब्लम है तो उन्होंने मेरे फ्रेंड को कॉल किया, तो फिर उसने कहा कि ठीक है, उसने फिर उनको बात बताई कि उन्होंने कहा कि शायद से समझ जाएंगे, मेरे फादर बहुत ज्यादा समझ, तुम्हारे दोस्त ने तुम्हारे पापा को तुम्हारे बारे में बता दिया? बताया। ओके। तो he thought that my father will understand everything because he was pretending that he is understanding everything. ओके। तो उन्होंने बताया, फिर मेरे फादर ने मुझे पूछा, तो मैंने भी उनको सारी बात बताई खुल के, मैंने लेटर तक लिखा उसके ऊपर, उनको बहुत सारा लंबा चौड़ा पूरा कहानी बताई। तो पहले दिन तो उनका रिएक्शन रहा कि ठीक है, ओके, ये होता है, कोई बात नहीं है, इट्स अ नॉर्मल थिंग। ये भी उन्होंने कहा कि स्टेज है, निकल जाएगा, एक दौर है, गुजर जाएगा। ये सारी बातें बचपन से ही आती थी कि दौर है, गुजर जाएगा, होता है, नॉर्मल सी चीजें सबके मन में आता, गुजर जाता। उन्होंने कहा सबके मन में आता है, गुजर जाएगा, यहाँ पे भी बहुत स्टूडेंट्स को भी होता है ये सब, कोई फिक्र की जरूरत नहीं है। तो मैंने कहा नहीं नहीं पापा, दौर गुजरेगा नहीं, मैं देख चुका हूँ, ये दौर नहीं गुजर रहा, मैं कितने सालों से ये दौर झेल रहा हूँ, ये कभी नहीं गुजरने वाला। उनका कोई बात नहीं भी गुजरेगा तो इट्स नॉट तुम कोई पागल नहीं हो, तुम ठीक हो। तो मैंने कहा नहीं मैं पागल हूँ। तो पहले दिन बहुत सपोर्टिव था, लेकिन धीरे 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 वो सपोर्ट जो है वो अलग होने लगा। वो मुझे आकर के अजीब अजीब से क्वेश्चन करते थे सेक्स को लेकर के, कि बहुत सारी चीजों को लेकर के, मास्टरबेशन को लेकर के। उन्होंने कहा कि तुम मास्टरबेशन करते हो तो कम आउट होता है नहीं होता? मैंने कहा हाँ भाई वो तो नॉर्मल सी चीज है। बोले तो फिर नॉर्मल है। फिर वो उन्होंने कहा कि उनकी लड़ाइयाँ होने लगी मुझसे, मेरे दोस्त से, कि तो उन्होंने सारा इल्जाम उस पर मर दिया कि इसने इसके मन में डाल दिया, क्योंकि ही इज वेरी मतलब सपोर्टिव पर्सन, मॉडर्न पर्सन। तो ये वो तो उनका ये सब मॉडर्निज्म का चोचला है तुम लोग का, और कुछ नहीं है। उन्होंने मेरे मम्मी पापा मुझे फिर सेक्सोलॉजिस्ट के पास ले गए। उसने मुझे चेक किया, बट उसने उल्टा मेरे मम्मी पापा को कहा कि इज अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग। इफ ही अगर इसका जो सेक्सुअल ओरिएंटेशन है वो अलग है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट ही इज लाइक दैट। अब अगर वो कैसे जीना चाहता है, इवन अगर अपना जेंडर चेंज भी करना चाहता तो वो उसकी मर्जी है। तो मेरे बाप मेरी मम्मी कहा रहे डॉक्टर पागल है। तो उन्होंने डॉक्टर चेंज करने का, तो साइकोलॉजिस्ट के पास जाने के बाद साइकोलॉजिस्ट ने तो यहाँ तक कह दिया ये लोग राम सीता एक के लोग हैं, इनके सुनने की कोई जरूरत नहीं। उनके सामने माँ बाप के सामने कहा कि तुम जो करना चाहते हो वो करो, तुम्हें जो जिंदगी में करना है तुम वो करो, बाकी ये सब चीजें
तुम किसके साथ क्या कर रहे हो वो सिर्फ नहीं है, Wow. इमोशनली अपने आप को मजबूत रखो, Right. अपने इमोशन पे कंट्रोल करना सीखो, वो जरूरी है सबसे ज्यादा। तो बाकी सब चीजें नॉर्मल है। तो मैं 2016 में मैंने प्लान किया कि नहीं मुझे यहाँ से निकलना है। तो 2015 में मैं दिल्ली भी गया, वहाँ पे भी मैंने वर्क किया थोड़ा बहुत नुक्कड़ नाटक में इधर उधर, और उसके बाद फिर मेरी तबीयत बिगड़ी तो मैं कानपुर वापस गया। फिर मैं 2016 में तय किया कि मुझे निकलना है, किसी तरीके से मैं कोशिश कर रहा था। तो मेरे भाई से मैंने बताया कि आपका भाई छोटा भाई? ये मेरा छोटा भाई है, तो वो मर्चेंट नेवी में। तो मैंने उसको सारी बात बताई, तो वो आउट ऑफ इंडिया ही था उस वक्त। तो उसने कहा कि ये सब छोड़ो, तुम्हें जो करना तुम करो, सबसे पहले तो तुम घर से निकलो बाहर। Okay, that's really क्योंकि good. जब तक तुम घर से नहीं निकलोगे, जब तक तुम मम्मी पापा के साथ रहोगे, मम्मी पापा ये सब चीजें चलाते रहेंगे। मेरी मम्मी की नजर मेरे फोन पे रहती थी कि इसके में मैसेज क्या आ रहा है। अब मैं पासवर्ड रखता था, उनको पता नहीं पासवर्ड कैसे मालूम चल जाता था, इतनी नजरें मजबूत कर ली तो थी। आपको पूरा ऐसा पकड़ के रखा था? पकड़ लिया था एकदम कब्जे में कि कहीं से भी इधर उधर भागना नहीं चाहिए। बट उनका कंट्रोल था कि भाई पता नहीं किसके साथ इन्वॉल्व तो नहीं हो रहा है किसी के साथ। फिर मैंने जब ये प्लान किया तो माय ब्रदर हेल्प मी विद 20,000 रुपीस। Okay. he said go, and then I talked to my friends, they helped me। और फिर मैंने पूरा प्लान बनाया कि मुझे यहाँ से जाना है, और मैं वहाँ से निकला। फिर मैं बॉम्बे आया। उस दौरान मेरे अंकल आंटी ने भी, चाचा चाची ने भी मुझे रोकने की बहुत कोशिश की, बट माय ग्रैंडमदर वाज वेरी काइंड, शी इज वेरी काइंड टू मी। सो उन्होंने चुपके से मुझे 2,000 रुपए दिए और कहा कि रखो राजा, और कर लेना जो भी है इसका। तो फिर मैं बॉम्बे आया, और फिर धीरे धीरे यहाँ पे मैंने बॉम्बे में अपनी लाइफ स्टार्ट की दोबारा से। Nice. Such an interesting story हमने फिर भी शॉर्ट में बताई है, but this is I can't imagine कि वो जिस सिचुएशन में आप थे, वो समय आपने कैसे एक समय बिताया होगा। पर अभी लाइफ कैसी है? अभी मेरी लाइफ बहुत अच्छी है। अभी मैं जो जैसी मर्जी है वैसे रह रहा हूँ। Great. जिन लोगों के साथ मैंने, उन लोगों के साथ उठता बैठता हूँ, जहाँ मैंने वहाँ पे जॉब कर रहा हूँ जिस अपने मुताबिक। इवन मेरे पेरेंट्स भी मुझे काफी सपोर्टिव हैं, बहुत सारे मामलों में वो मुझे सपोर्ट करते हैं। बट जब ये मामला आता है तो मेरे पेरेंट्स का स्टैंड अभी भी कुछ क्लियर नहीं है। Okay. क्योंकि शायद से वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, या शायद वो एक्सेप्ट कर भी नहीं पाएंगे। अब मैंने उनको जताना भी छोड़ दिया है काफी, क्योंकि किसी के लिए भी इतना आसान नहीं होता है एक्सेप्ट करना। जब हमारे लिए खुद आसान नहीं है तो उन्हें भी और वक्त मेरे लिए लगेगा। बहुत मुश्किल था खुद को एक्सेप्ट करना, और इन सब चीजों के से जाने के और निकलना। अगर मेरी लाइफ में मेरे ऐसे फ्रेंड्स ना होते तो मैं कभी उस चीज से निकल नहीं सकता था। बिल्कुल। अगर बिकॉज माय फ्रेंड हेल्प मी टू एस्केप फ्रॉम दैट पीरियड, तो मैं निकल पाया। तो उसके बाद आज मेरे पेरेंट्स जो है वो मुझे हर चीज में सपोर्ट करते हैं, पैसों से भी सपोर्ट कर देते हैं। लेकिन जब ये बात मैं अगर उनसे कभी भी स्टैंड लेता हूँ, जैसे वो भी कनाडा गए तो उसमें वो प्राइड परेड में चले गए। आई डोंट नो हाउ इट हैपेंड, बट दे गॉन टू प्राइड परेड। आई आस्क्ड माय मदर, मेरे भाई ने मुझे मैसेज किया, देखो मतलब प्राइड परेड में घूम रहे, देखो पूछे घर में तो प्राइड है नहीं, उधर प्राइड परेड मना रहे हैं। तो मैंने उनसे कहा कि भाई उधर क्या प्राइड परेड, और टोरंटो की प्राइड परेड दुनिया की सबसे बड़ी प्राइड परेड है। तो मैंने कहा भाई इधर तो कभी हमें प्राइड परेड करने नहीं दी, और उधर आप जाके प्राइड अटेंड कर रहे हो भाई, तो ऐसी फेस्टिवल में चले गए या आप कुछ सोच के गए थे? तो मम्मी बोली हाँ मालूम है वो क्या है। तो मैंने कहा जब वो मालूम है क्या है तो यहाँ क्यों नहीं अप्लाई? तो कहते हैं तुम्हारे मामला अलग है, तुम अलग हो। Okay. तुम वो हो ही नहीं, तुमने सिर्फ अपने आप को बना रखा है वैसे। तो मैं समझ गया कि देख वो कहते हैं ना कि भैंस के आगे बीन बजाने से कोई मतलब नहीं है। That's right. दीवार में सर फोड़ने का कोई मतलब नहीं होता है। इससे अच्छा है कि वो उनको धीरे धीरे एक्सेप्ट होने दो। Such a beautiful story, guys. There are just two important things जो applicable है आज उन सभी लोगों के लिए जो शो देख रहे हैं। First of all, जो रिलेशनशिप को लेके हम डिप्रेशन में इतनी सारी गे कम्युनिटी पड़ी है, हम हमेशा जो सोचते थे, प्रांजल ने भी सोचा था कि ये पहला प्यार है और यही आखिरी होगा, ये जाने के बाद शायद हम मर जाएंगे, बट कोई और। बट तुम्हें लगता है कि वापस प्यार हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है वापस प्यार। और प्यार एक तो पहली बात है, प्यार जिंदगी में एक बार नहीं होता, वो कुछ होता है। बिल्कुल गलत थी, तो इस पर बिल्कुल मत जाइएगा। करण जौहर ने बहुत गलत चीज को, ठीक है? तो प्यार जिंदगी में 2, 3, 4 क्या कई बार हो सकता है। और लेकिन सबसे मेन बात है, आप जिसी से भी अगर आप प्यार कर रहे हो,
तो आप ये देखो कि वो बंदा आपको कितनी इंपॉर्टेंस देता है, आप उसको इंपॉर्टेंस दो, और वो आपको आपकी डिग्निटी को सपोर्ट करता हो, आपकी आपकी इज्जत करता हो, ना कि Right. वो आपको हैरेस करके और आपको आपको प्यार कंट्रोल कर रहा हो। कंट्रोलिंग में प्यार जो है वो कभी कंट्रोल नहीं हो सकता। अगर अगर प्यार में कंट्रोलिंग है 100%, तो वो प्यार नहीं है, वो सिर्फ एक कंट्रोल है, एक दिखावा है कि वो फिर तो गुलाम और उसके मालिक जैसी बात हो जाती है। तो बिल्कुल। तो आप गुलाम नहीं हो किसी की, ना ही कभी किसी को गुलाम बनो, और ना ही कभी किसी को गुलाम बनाने की कोशिश करो। प्यार मोहब्बत से दोस्त बन करके रहो। और वही रही सारा है। रही बात प्यार की, तो when we call loving somebody, the most important thing is loving yourself. Yes. Because when you love yourself and you accept yourself, that is when your life starts. Then nothing is impossible. क्योंकि अगर आप खुद को एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे हो, अपने गिल्ट से आगे बढ़ ही नहीं पा रहे हो, तो आप क्या दूसरों को जाके एक्सेप्ट करोगे? क्या दूसरों के साथ एक रिलेशन बिल्कुल, और बनाओगे? अपने आप को एक्सेप्ट करना बहुत जरूरी। जैसे मैंने अपने आप को Like accept you did, किया, yes, very और much. मैं पोएम्स लिखता था, नज्म लिखता था, गजल लिखता था, और मैंने उन सब चीजों पे भी लिखा है। वो ऐसे बात I would like to hear one of them, if you can, please. ओके, शुड आई टेक माय फोन? Sure. ये मैंने एक नज्म लिखी थी, और ये जो नज्म है वो औरतों के ऊपर है। Okay. तो उनको किस तरीके से पावर करना चाहिए खुद को, तो मैं इसका थोड़ा 4 लाइन सुना देता हूँ Sure. आपको, 4 मिसरे। औरतों को पर्दों से बाहर आना होगा, तोड़कर बंदिशों की चूड़ियां अपना हक पाना होगा, उतार कर श्रृंगार मर्दों को हराना होगा। सितम की इंतहा हुई कि अब बुर्का उतारो, नकाब घूंघट सब हटाकर आगे बढ़ती जाओ, बुलंद तब इकबाल तुम्हारा होगा, औरतों को पर्दों से बाहर आना होगा। छोड़ दो उन रिवाजों को जो पितृसत्ता ने बनाए, तुम खुद अपना इतिहास लिखो जो तुम्हारी वीर गाथा गाए। चकला बेलन सुई धागे से आगे आना होगा, मत घबराओ मर्दों की मर्दानगी को चुनौती दो, पुकारती है सतियों की चिता, तुम इनका प्रतिशोध लो। इंतकाम का मतलब है मुकाबला डटकर करो, तोड़कर सामंती धार्मिक जंजीरें तुम इनका विरोध करो। एकता इत्तेहाद बनाकर फतेह पाना होगा, औरतों को पर्दों से बाहर आना होगा। जब तक तुम उठोगी नहीं ज्वाला बनकर, ये शीत युग ना खत्म होगा, तुम्हारी गुलामी की काया को तुम्हें ही मिटाना होगा, औरतों को पर्दों से बाहर आना होगा। That's really good. But I think this is applicable to gay community as well. मतलब पर्दों से Yes. बाहर आना पड़ेगा, Yes. तुम्हें अपने हक के लिए लड़ना आपको पड़ेगा। एक जो पर्दा हम अपने ऊपर डाल लेते हैं बिल्कुल। अपनी आइडेंटिटी का, उससे हमें बाहर आना होगा और अपना हक पाना होगा। और ये किसी के भी ऊपर एप्लीकेबल है, जो भी आगे बढ़ना चाहता है उसके ऊपर एप्लीकेबल है कि ये जो सोसाइटी हमारी माइसोजिनिस्ट और टिपिकल फंडामेंटलिस्ट सोसाइटी है, इससे हमें लड़ करके आगे आना है और अपने हक, अपने राइट्स पाने हैं, और अपना जो फर्ज है वो भी निभाना है। Very good. So now it's time to move to the kitchen. So I want to know कि आज हम क्या बनाने वाले हैं? Okay, today I'm going to make a traditional North UP recipe. Okay. And that is mathai aloo. Okay. With, mathai and matha, that is chas Okay. or buttermilk, Right. and with potato, with alus, we make the some Wow. of the masalas, and then we. I'm really excited to see this combination because I never heard about this. So let's go to kitchen and learn how to make mathai aloo. Let's go. ये धनिया की पत्ती है, ठीक है। तो हमने एक थोड़ा सा धनिया को काट लिया है फ्रेशली। ये सरसों का तेल है जो कि हम यूज करेंगे बनाने के लिए। टिपिकली उत्तर भारत में सरसों का तेल ही यूज होता है खाना बनाने के लिए। ये हमने 7 से 8 7 आलू लिए हैं, और इनको मैंने ऐसे ही रफली मैश कर लिया है। इसको कुछ भी ज्यादा काटने की या डिजाइन में काटने की जरूरत नहीं है। और ये हमने 2 प्याज लिए जिनको मैंने रफली चॉप कर लिया है। ये मैंने 2 ग्रीन चिलीज ली हैं, हरी मिर्चें, ये भी मैंने रफली चॉप कर ली हैं। और ये थोड़ी सी पिंच ऑफ ये हींग है जो कि मैंने रखी है यहाँ पे। और इसके अलावा हम यूज करेंगे, हमने थोड़ा सा पिंच ऑफ हम हल्दी पाउडर यूज करेंगे, 2 टीस्पून हम रेड चिली पाउडर यूज करेंगे, लाल मिर्च पाउडर, और 2 टीस्पून ही हम धनिया पाउडर भी यूज करेंगे, और हाफ टीस्पून हम गरम मसाला पाउडर यूज करेंगे, और जो जीरा है वो भी हम हाफ टीस्पून यूज करेंगे। तो ये, और यहाँ पे ये इसका मेन पार्ट है, क्योंकि ये इसको मट्ठा बोलते हैं, मट्ठा या मट्ठा जो भी बोले आप। तो इसको इसीलिए मठाई आलू नाम दिया गया, क्योंकि इसको मट्ठा एंड आलू, so it is मठाई आलू। That's Today we are going to make mathai aloo, जो specifically UP की रेसिपी है।
एंड लेट्स डू इट, शुरू करते हैं। इसमें पहले कढ़ाई को हम गरम करेंगे। हाँ हल्का सा, ताकि इसमें से कोई भी अगर इसमें वाटर का कुछ भी हो तो वो इवोपरेट हो जाए। और उसके बाद तब वही क्या होगा। और अब हम इसमें सरसों का तेल डाल देंगे, मस्टर्ड ऑयल। टिपिकली नॉर्थ इंडिया में मस्टर्ड ऑयल में ही खाना बनता है, तो इस वजह से दैट्स व्हाई आई एम यूजिंग मस्टर्ड ऑयल। इसको थोड़ा गरम होने देंगे। हाँ अब इसको थोड़ा गर्म होने देंगे, बिकॉज मस्टर्ड ऑयल हैव अ स्मेल, सो वी हैव टू थोड़ा सा उसको गर्म होना जरूरी है। हाँ अब तेल गर्म हो चुका है, सॉरी। तो अब हम इसमें जीरा डालेंगे सबसे पहले, तो पता चल जाएगा हमारा तेल कैसा गर्म है। तो हमने एक Yes. चम्मच डाला। या अब 1 टीस्पून क्यूमिन सीड्स डाला हमने, हम और डालेंगे अभी घी, पिंच ऑफ डालेंगे। और ये थोड़ा सा जीरा और अच्छा बन जाए। जब तो क्रैकल हो जाए। हाँ हल्का सा आवाज आनी चाहिए टाइप। ओके, खाना बनाते वक्त ये सारी आवाजें जो होती है वो म्यूजिक होता है। ट्रू। और हाँ, आई कैन हियर दिस। तो अब ये जीरा हो चुका है काफी कुछ, तो इसमें हम प्याज डाल देंगे। अच्छा प्याज जो है वो इसमें ऑप्शनल होता है, अगर आप डालना चाहें तो डालें, अगर आप ना भी डालना चाहें तो जरूरी नहीं होता कि आप मस्ट ही है प्याज। तो एक अप टू यू। हमने प्याज का चिली भी डाली। हाँ प्याज के साथ मैंने 2 ग्रीन चिली को चॉप कर लिया था, तो वो भी मैंने डाली। तो let it be। इसको हम 1 मिनट ऐसे। हाँ 1 मिनट इसको ऐसे ही पकाएंगे। और अब मैं इसमें पिंच ऑफ टर्मरिक पाउडर जो है, हल्दी पाउडर, ओके, वो मैं डाल देता हूँ। तो बहुत कम ही डालना होता है इसमें, इसको थोड़ा सा नाम के लिए डालना होता है, थोड़ा सा कलर आ जाएगा। हाँ बस हल्का सा कलर के लिए। और इसमें जो है वो रेड चिली पाउडर थोड़ा ज़्यादा आप डाल सकते हैं, ओके, तो इट्स अप टू यू। तो मैं अभी यहाँ पे मैंने कम से कम 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर लिया, तो ये मैंने मिला दिया। तो इट्स अप टू यू, अगर आप ज़्यादा तीखा खाना पसंद करते हैं तो क्योंकि हमने आप चिली भी ज़्यादा, डाली है ऑलरेडी। हाँ क्योंकि 2 मैंने ग्रीन चिली ऑलरेडी डाली है, तो मैं उस हिसाब से ही डालूंगा। और अगर ज्यादा तीखा खाना पसंद करते हैं तो ज्यादा भी डाल सकते हैं, कम तीखा खाना पसंद करते हैं तो कम भी डाल सकते हैं। और अब हम इसमें धनिया पाउडर जो है हमारा, कोरिएंडर पाउडर, विल ऐड दिस। तो दिस विल बी नॉर्थ में कोरिएंडर पाउडर ज्यादा यूज करते हैं। हाँ कोरिएंडर पाउडर बहुत यूज करते हैं हमारे यहाँ पे। तो कोरिएंडर पाउडर और रेड चिली पाउडर फेवरेट होता है सबका। तो अभी हमने ये कर लिया, हमारा प्याज जो है वो काफी कुछ पक गया है। ओके, तो अभी हम क्या करेंगे, इसमें हम पोटैटोज ऐड करेंगे। तो हमने ये पोटैटो जो है वो पहले ही से कर रखी है, इस तरीके से जो मैं बता दूँ। यस मैं पकड़ दूँ आप लोग। तो इस तरीके से हम पोटैटो को जस्ट ऐसे रफली मैश करेंगे, ज्यादा हमें कोई डिजाइन विजाइन नहीं चाहिए पोटैटो को। तो इट्स अप टू यू। मैं एक पोटैटो हटा दे रहा हूँ, वो ज्यादा हो जाए। We'll add potato now. Yes. अब हम पोटैटो को थोड़ा सा कुक करेंगे, इसमें मसाले भी साथ में, प्याज भी कुक हो जाएगा और पोटैटो भी कुक हो जाएगा। इसमें अब हम इसमें थोड़ा सा सॉल्ट ऐड कर देंगे, ताकि इसमें हमने पोटैटो ऐड की है। ये भी हम स्वाद अनुसार डालेंगे। हाँ ये हम स्वाद अनुसार डालना है। हाँ नमक जो है वो एज पर द टेस्ट, स्वाद अनुसार जाएगा। थोड़ा सा पोटैटोज को पूरा मसाला लग चुका है अच्छे से। हाँ लग चुका है। थोड़ा सा हम इसको टिपिकली बोले तो कलहारेंगे, ताकि जो पोटैटोज है उनमें हल्का सा क्रंची पन पैदा हो, crisp आ थोड़ा सा जाए। चिपकना चाहिए। हाँ हल्का सा पैन में चिपकने लगे, उनमें क्रिस्प पैदा हो, ताकि वो और अच्छा टेस्ट, बहुत अच्छा टेस्ट है। तो ट्रेडिशनली क्या है कि लोग जो है घर पे छाछ बना करके, गाँव में क्या होता है कि जब
शादी वगैरह होती है तो लोगों को पहले ही बोल दिया जाता है कि हमारे यहाँ पे ये फंक्शन है, तो आप अपने अपने घरों में जो है वो इकट्ठा कर लीजिएगा मट्ठा। ओके तो वो लोग 1 दिन का, 2 दिन का, 3 दिन का पुराना मट्ठा यूज करते ताकि खट्टा ज्यादा रहे। अच्छा तो ये भी है, कोई कोई इसको टिपिकली ज्यादा खट्टा तो खाना ये पसंद शादी में भी करता है। बनाते हैं हाँ बहुत। वेस्टर्न यूपी में तो अगर आपने शादी में ये नहीं बनाया और आपने इसकी जगह पे भले से आपने 36 पकवान बनाए बट ये नहीं बनाया तो आपको कोई वैल्यू नहीं आएगा समाज में। मतलब लोग आपको कहेंगे कि सब कुछ बनाया लेकिन यही नहीं बनाया तो फिर क्या बनाया, वैसा हिसाब होता है। तो खासकर वेस्टर्न यूपी जिस में ये बहुत ज्यादा है कि इसको बनाना लोग काफी पसंद भी करते हैं, बनाते भी बहुत हैं। तो जैसे कि हम देख रहे हैं इसमें ये अभी टिपिकली क्रिस्प हो चुका है और काफी कुछ क्रिस्पीनेस आ चुकी है इसमें। थोड़ा सा छाछ ऐड कर रहा हूँ मैं अभी, ये मैंने छाछ ऐड कर दी। तो इसको अब हम थोड़ा सा और उबाल लेते हैं क्योंकि अभी मैं ओके। तो क्या होता है कि वेस्टर्न यूपी में लोग शादी में जो बनवाते हैं इसका एक अलग स्टॉल लगवाते हैं। अच्छा और वो जो मिट्टी का ये आता है ग्लास, अच्छा उसमें लेते सर्व करते हैं और लोग आलू खाते हैं और इसको पी भी जाते तो हैं। ये मट्ठी का एक नया रिप्लेसमेंट आया है कि मट्ठा जैसे सब खाने के बाद पीते हैं वैसे ही लोग ये पीते हैं आलू खाते हैं। मट्ठा भी खाते हैं वहां पे, तो ये भी होता है ये भी होता है। हाँ ओके तो अभी ये जैसे बॉईल हो रहा है ओके तो इसको हम बॉईल होने देते हैं, इसको हम 2 मिनट के लिए कवर कर देंगे, ढक देंगे ताकि ये धीमे आंच पे थोड़ा पक जाए। ओके सो वी आर कीपिंग द लीड ऑन फॉर 2 minutes and let it boil। यस। तो अभी मैं इसको हटाऊंगा तो लिड ऑफ। और तो आप इसकी कंसिस्टेंसी चेक कर सकते हैं। अगर आपको ज्यादा गाढ़ा रखना है तो आप ज्यादा गाढ़ा भी रख सकते हैं और अगर आपको कम गाढ़ा रखना है तो आप कम भी गाढ़ा रख सकते डिपेंड्स ऑन आप किसके साथ ये खा रहे हो। सिर्फ eating हाँ। with पूरी you can keep it more you can Yes. reduce the water। हैं। हाँ, you can reduce the water if you are eating with rice, then You need to keep it keep this हम लोग way। राइस के साथ खा रहे हैं तो हाँ, हम लोग आज राइस के साथ खा रहे हैं तो हम लोग इसको इस तरीके से रखेंगे। और मैं जस्ट इसका नमक चेक करना चाहूंगा। Sure। तो I'll do it। We need some salt। या थोड़ा और हाँ इतना तो ऐड करिए। थोड़ा सा और देंगे, थोड़ा और ऐड करिए। तो अभी हम इसमें थोड़ा सा पिंच ऑफ गरम मसाला ऐड करेंगे ऊपर से, हाफ टी स्पून के अकॉर्डिंगली गरम मसाला। और फाइनल स्टेप है ये, we are putting some ग्रीन कोरिएंडर और गार्निशिंग। और एक और चीज है, अगर आपको इसमें जो छाछ है थोड़ी खट्टी अगर ज्यादा मिले, जैसे जैसे हम बॉम्बे में रहते हैं, बड़े शहरों में टिपिकली खट्टी छाछ मिलना मुश्किल होता है क्योंकि यहाँ पे आता है और सब कुछ एक प्रोसेस्ड वे में आता है तो घर का निकला ताजा तो होता नहीं है। लेकिन अगर आप एक काम कर सकते हैं कि आप छाछ ला के रख सकते हैं, आप 2-3 दिन घर में रख सकते हैं फ्रिज में, और उसके बाद अगर आप बनाते हैं और या तो आपके पास थोड़ा सा खट्टा दही अवेलेबल है वो भी उसमें ऐड कर देते हैं तो और खट्टापन बढ़ जाता है, क्योंकि खट्टा अगर ये होता है तो बहुत खाने में अच्छा लगता है। तो हम इसमें इसको थोड़ा सा सजा देंगे इसमें धनिया डाल करके। जस्ट so we are ready। Yes, we are ready। I'm just going to taste it once more because of salt।
we are tasting this now, Mathai Aloo, but I'm sure it's perfect. Till then, you go and watch a recap of this recipe and see the ingredients and try to make it at home and let us know how it is. Yes, it's good. मठाई आलू बनाने के लिए हमें लगेगा 1 चुटकी हल्दी, 1 टीस्पून जीरा पाउडर, 2 टीस्पून धनिया पाउडर, 1.5 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, आधा टीस्पून गरम मसाला, स्वाद अनुसार नमक, 2 चुटकी हींग, 1 टेबलस्पून मस्टर्ड तेल, 7 से 8 उबले हुए आलू, 1 कटा हुआ प्याज, 750 मिलीलीटर छाछ और कटा हुआ धनिया। मठाई आलू बनाने के लिए सबसे पहले हम लेंगे एक कढ़ाई जिसमें हम ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून मस्टर्ड ऑयल। हम ऑयल को हाई फ्लेम पे गरम करेंगे जब तक उससे धुआं ना आए। फिर अभी फ्लेम को स्लो करेंगे, उसमें ऐड करेंगे जीरा और थोड़ा सा हींग। जब जीरा क्रैकल करना शुरू हो जाए हम उसमें ऐड करेंगे कटा हुआ प्याज। प्याज को थोड़ा सा फ्राई करने के बाद हम उसमें ऐड करेंगे हल्दी और अन्य कई मसाले जिसमें होगा धनिया पाउडर, लाल मिर्च मसाला और उसको हम फ्राई करेंगे। अब इसमें हम ऐड करेंगे उबले हुए आलू जिनको हम बड़े टुकड़ों में काटेंगे और स्पाइसेस यानी मसालों के साथ उन्हें फ्राई करते रहेंगे जब तक आलू क्रंची ना बन जाए। अब हम ऐड करेंगे इसमें 750 मिलीलीटर छाछ और इस मिक्सचर को अच्छे से हिलाते रहेंगे जब तक ये उबल ना जाए। जैसे ही मिक्सचर उबलना शुरू हो जाएगा हम इस फ्लेम को हाई टू मीडियम लेवल पे लाएंगे और उसको 5 मिनट तक पकने देंगे। याद रहे कि जब आप पकाने रखेंगे इसको, इसके ऊपर एक ढक्कन रखना ना भूलें। जब ये पक जाएगा तब हम ढक्कन को हटा देंगे और कुछ नमक और गरम मसाला ऐड करेंगे। आपका मठाई आलू तैयार है। इसमें आप कटी हुई धनिया के साथ इसको सजा सकते हैं। So finally our मठाई आलू is ready और जैसे हमने देखा कि it's very very important if you are from UP or certain parts of UP. So I want to say कि if you are a guy और आप किसी यूपी के बंदे को पटा रहे हो या फिर उसके घर वालों को इम्प्रेस करना है और if you're a girl, if you're pataofying a girl from UP, you know what to do. You need to learn this recipe and serve it to the family, right? And your hard work is done. So I'm going to try this very first time because since I'm from Maharashtra, we don't use this ingredients in the main course, and I'm really excited, especially to try the rai ka tel food because I never eaten that. So I'm very excited. Serve some? You can. Mathai aloo for the very first time in my life. It has that curry wala taste and it doesn't look like लोग बोलते कि राई का तेल का खाना कुछ अलग होता है. I don't feel that way. Simple oil. But it has that khatta chas wala taste which is really good, which I love. But I did not try yet that potato. So let me try chas and potato combination. Actually, if you want to put more oil, then you can put more oil also. Okay. But I want less oily food. So that's why And I can bet you this will taste really good with puri and chapati. puri is I mean, so what typically people do, they cook in very much oil and then oil is spread on the Oh. this flour. Nice. So इतना ज़्यादा तेल यूज करते कि वो ऊपर तक तैरता है. But I don't like. Gay people don't like lots of oil. They're like health conscious, right? So I love this. You also try this. And next time we will meet with a new recipe, with a new story. And we'll teach you something new. You can write to us, comment, share your ideas, what you would like to see in the episode. And we will try to incorporate that in our future episode. Thank you. So it was lovely having you, Pranjal, for today's episode. Your story is not just inspiring, but it takes really guts to say on the camera that you are a victim of something, especially depression. और I am sure आज लोग आपको जो देख रहे हैं, they will be taking it as an example and inspiration, and you are going to make a lot of changes, and you will bring changes in people's lives. So congratulations and बहुत thank you. शुक्रिया आपका कि आप यहाँ पे आए और आपने मेरी बातों को सुना और ये बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है लोगों के लिए ताकि वो अपने एक्सपीरियंस को बता सके और उससे अगर किसी और को खुद सीखना है तो वो सीख सके. खुद का एक्सपीरियंस बहुत बेटर करता है तो लोगों को सीखना चाहिए और हमेशा जिंदगी में पॉजिटिव वे में हमेशा फैसले लेने चाहिए और खुद की डिग्निटी से कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए. So we are not just going to say thank you. हमारे पास आपके लिए कुछ गिफ्ट्स हैं जो हमारे स्पॉन्सर्स ने आपके लिए दे दे. So we're going to give you Naturally Yours pasta and red rice noodles. So Naturally Yours is a brand which works with 5,000 farmers across India and they impact almost 15,000 livelihoods positive.
बहुत शुक्रिया. And these are fresh and go, new kind of perfumes. Okay. These are pocket friendly and no alcohol. You can use it anywhere, anytime. बहुत मशहूर हूँ आपका इन सब चीज़ों. And then you have this special cap from Slightly with the bright hand. Yes, obviously I. Oh, I and you open this is the last one. Okay. And read what's written there. I am a rainbow warrior. That you are. www.swagdeal.com. You read that. Okay. Guys, it was lovely having this episode. This was not episode just about his bisexuality. That's there. It was more about his struggle, his fight for being himself. हम हमेशा ये कहते हैं कि हम संस्कारी हैं इसलिए हम अपने माँ बाप की तरह स्टैंड नहीं लेंगे. We won't stand against our parents because we are संस्कारी. Everybody is संस्कारी. It's just that you need guts. Drop that good house sanskar and stand for yourself. And your parents will come around and everybody will be accepting you one day. I want to give a special message, or you can call it a warning, to all those people who are blackmailing, using people from the gay community. वक्त आगे जा चुका है, अब लॉ भी हमारे साथ है, और प्रांजल जैसे लोग अब आगे आके उनकी स्टोरी शेयर कर रहे हैं. तो अगर आपको लगता होगा कि आप आगे जाके और शिकार करेंगे, you will find more victims. Let me tell you, be aware of that, क्योंकि आपके दिन अब खत्म हो चुके हैं. If at all, अगर आप में से कोई भी लोग, अगर आप विक्टिम है या आप किसी की ब्लैकमेलिंग का या टॉर्चरिंग का शिकार है, प्लीज रीच आउट टू समबडी फॉर हेल्प. सुसाइडल डिप्रेशन मत होना, देयर इज हेल्प अवेलेबल. हेल्प के लिए आगे बढ़िए. थैंक यू सो मच. सी यू सून इन द नेक्स्ट एपिसोड. इट वाज लवली हैविंग यू. Thank you. Take care guys. Bye. Bye.